स्वागत है बच्चों। मैं अखिलेश पाठक एक बार फिर आपको 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 जो कि इकोसिस्टम है की समरी यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके कुछ पीपीटी स्लाइड्स भी बनाए गए हैं जिनको आप ऑब्ज़र्व करेंगे, साथ में पीडीएफ नोट्स भी होगा। पीपीटी में बहुत बढ़िया टॉपिक के शॉर्ट में नोट्स दिए गए हैं जिनको आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। बच्चों, बोर्ड के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में जो हमको टॉपिक स्टडी करने होते हैं वो है आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम का फंक्शन, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जो डिफरेंट टॉपिक्स स्टडी कर रहे हैं उनमें बहुत ही सधे हुए तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कुछ विशेष टॉपिक से ज़्यादातर होते हैं। उन टॉपिक को मैं बीच में एक बार ज़रूर से नोट कराऊंगा कि इनको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम आपका एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अपने आप को, और बहुत सारे इकोलॉजिस्ट के बारे में हम देखेंगे और पाएंगे कि ये इकोलॉजिस्ट पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही एक इकोसिस्टम का पार्ट मान। तो इकोसिस्टम आपका साइज़ के हिसाब से लार्जर भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है। स्मॉलर इतना कि एक तालाब भी अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है, और हमने बताया ही कि पूरा का पूरा यूनिवर्स भी एक इकोसिस्टम के रूप में इकोलॉजिस्ट के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और लार्जर इकोसिस्टम में अगर पॉन्ड से हम कंपेयर करें तो सी या फॉरेस्ट ये भी आपके इकोसिस्टम में ही आते हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो ऐसे ही इकोसिस्टम का जब हम कैटेगराइजेशन ऑब्जर्व करेंगे तो इन कैटेगराइजेशन में हम देखते हैं कि इकोसिस्टम को डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम का जो कैटेगराइजेशन है उसके मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे कि हाउ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, हाउ इट इज़ फॉर्म, आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम में कैटेगराइज किया जाता है। या उसके साइज़ के बेस पे हम कैटेगराइज करें तो लार्ज इकोसिस्टम, स्मॉल इकोसिस्टम, या उसके हैबिटेट के बारे में हम अगर कैटेगराइज करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक को फिर से हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप में, मैरीन वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, उसमें भी है कैटेगराइजेशन आपका रनिंग वाटर या स्टैग्निंग वाटर। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं कैटेगराइजेशंस के इकोसिस्टम के, जो कि एजिटेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में बताया था। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट हुए, ए.पी. ओडम वगैरह इसमें इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। इस टॉपिक में जो आगे इकोसिस्टम के बेस पे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है उसमें एक टॉपिक है आपका स्ट्रैटिफिकेशन। एक्चुअली स्ट्रैटिफिकेशन किसी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट स्पीसीज़ के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ को, वही आपका स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, तो उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखते हैं ट्रीज़ की जो वैराइटीज़ होती है डिफरेंट होती है। टॉप ट्रीज़ का लेवल होता है श्रब्स का, हर्ब्स का या ग्रास का। ये हमारे इकोसिस्टम के स्ट्रेटा कहलाते हैं, इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जब हम किसी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कोई भी इकोसिस्टम दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है आपका लिविंग कंपोनेंट और दूसरा होता है
नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट अबायोटिक कहलाता है। अबायोटिक के डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, एयर, वाटर, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ये सब आपके नॉन लिविंग यानी अबायोटिक के कंपोनेंट होते हैं। जबकि बायोटिक कंपोनेंट में जब हम देखेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर आता है, फिर कंज्यूमर आता है, फिर डिकम्पोजर्स। हम प्रोड्यूसर को भी कैटेगराइज कर देंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो आपके प्रोड्यूसर हैं। इनमें दो तरीके के प्रोड्यूसर्स हैं जो हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो दूसरे कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो यानी लाइट के थ्रू अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, कीमो जो केमिकल सिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही हम कंज्यूमर्स की भी बात करेंगे। थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो होता है आपका डिकम्पोजर्स का होता है, जो डिकम्पोज करता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को, वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर फंक्शन की बात करें हम किसी इकोसिस्टम की, तो जो मेन इकोसिस्टम का फंक्शन होता है वो होता है हमारा प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इकोसिस्टम हमारे यूनिवर्स का एक प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करने वाला यूनिट है। प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्टिविटी को देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है, इस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है। तो जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में है क्या या प्राइमरी प्रोडक्शन है क्या, तो कहते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ए पर एरिया के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्टिविटी को। इसको वेट के रूप में या एनर्जी के रूप में या मास के रूप में हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की यूनिक नहीं होती है, ये डिफरेंट सेम इकोसिस्टम की डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्रोडक्टिविटी हो सकती है। कहते हैं इस प्रोडक्टिविटी में दो चीज़ें हमने कहा कि अभी स्टडी हम लोग करते हैं, एक ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और दूसरा नेट प्रोडक्टिविटी। कहते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है क्या, किसी भी इकोसिस्टम का जो रेट होता है प्रोडक्शन करने का ऑर्गेनिक मैटर के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो आपका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कहलाता है, जिसे हम शॉर्ट में GPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़, इसी को कभी कभी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रूप में जब पूछा जाएगा, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, और जब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो ये आपका जो रेट होता है फॉर्मेशन का न्यू ऑर्गेनिक मैटर का बाय द कंज्यूमर्स हो जाता है। यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो प्रोडक्शन किया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर या मास का, वो आपका कंज्यूमर्स के थ्रू होगा, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो होगा वो प्रोड्यूसर्स के थ्रू होगा। ये दोनों डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा जो ग्रॉस और नेट प्रोडक्टिविटी की बात है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में टोटल प्रोडक्शन आता है कि उस इकोसिस्टम में प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का। और नेट प्रोडक्टिविटी की बात जब हम करते हैं तो नेट प्रोडक्टिविटी के केस में हम देखते हैं कि जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो रही है उसमें से माइनस कर देते हैं रेस्पिरेशन लॉसेस का, क्योंकि रेस्पिरेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेसेसरी प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। उस एनर्जी यूटिलाइजेशन के कारण मास प्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे तो हमको NPP मिल जाता है, नेट प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। इसको हम सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि
किसी दुकानदार के द्वारा दिन भर में बेचे गए माल के एवज में जो धन प्राप्त होता है वो उसका ग्रॉस है। और जब शाम को हिसाब करके शुद्ध प्रॉफिट निकालता है कि इतना हमारा डिफरेंट टाइप्स के आइटम जो हम लाए हैं दुकान में बेचने के लिए, उनको देने के बाद जो हमारे पास बचा वो हमारा नेट प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कि क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है। ऐसे ही इसमें हम डीकम्पोजिशन के बारे में भी देखेंगे कि डीकम्पोजिशन है क्या एक्चुअली में। कहते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूसर्स का या कंज्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है। जब वो डिकम्पोज किए जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। यह डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है जनरली बैक्टीरिया, फंगी, इन सब के थ्रू किया जाता है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है। इसे डीकम्पोजिशन टॉपिक में हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जिसको काफ़ी पूछा जाता है, डिट्राइटस। यानी डीकम्पोजिशन के समय जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है रॉ मटेरियल के रूप में, डेड प्लांट्स का या एनिमल्स का जो पार्ट फेसेस बच जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं डिट्राइटस। और डिट्राइटस जो बचता है रॉ मटेरियल, उस पर भी डिपेंड होते हैं इकोसिस्टम में कुछ ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म वो डिट्राइटस फूड पे डिपेंड होते हैं वो कहलाते हैं आपके डिट्रीवोर्स, जिसका एग्जाम्पल होता है आपका अर्थवर्म। साथ ही साथ इस डिट्रीवोर्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हैं आपके लीचिंग और कैटाबोलिज्म। ये दो टॉपिक इसमें और भी पूछे जाते हैं कि लीचिंग क्या है और कैटाबोलिज्म क्या है। तो लीचिंग कहते हैं जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर में डिजॉल्व होते हैं और डिजॉल्व होकर के वो सेटल डाउन होते हैं और सॉइल में जाकर के फिक्स हो जाते हैं, प्रेसिपिटेटेड के रूप में हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। ये लीचिंग प्रोसेस भी इसी डीकम्पोजिशन का पार्ट है जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और कैटाबोलिज्म भी इसी का यानी कि आपके डीकम्पोजिशन का ही एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें कि बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू एनर्जी रिलीज़ की जाती है जब वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उस दौरान जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को, उस एनर्जी को ही हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। बाकी इसी टॉपिक में आप ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि 1 नंबर के लिए हमेशा पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं। तो ह्यूमिफिकेशन आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस कई बार आप पढ़े होंगे, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मिनरलाइजेशन जब किया जाता है डिकम्पोजिशन के दौरान सॉइल के अंतर्गत, तो वो आपका ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। और ह्यूमिफिकेशन के थ्रू जो मटेरियल्स फॉर्म होते हैं वो आपके ह्यूमस कहलाते हैं, जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स वगैरह में। इसी में एक रिलेटेड टॉपिक है आपका मिनरलाइजेशन। कहते हैं मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ह्यूमस होती है वो डिग्रेड करके माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड हो करके डिफरेंट टाइप्स के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करती है। और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जब ह्यूमस से रिलीज होकर के हमारे सॉइल में पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। यानी ह्यूमस में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट मटेरियल माइक्रोब्स की सहायता से रिलीज होकर के डायरेक्ट फॉर्म में जब सॉइल में एंटर करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो इस टॉपिक को भी हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कहते हैं कि डीकम्पोजिशन तो नॉर्मली कैरिड आउट होता ही है इकोसिस्टम में, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डीकम्पोजिशन रेट को बढ़ाते हैं। उसमें आपका केमिकल कंपोजिशन है, ये आपका
जिस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो वो किस तरह के केमिकली सब्सटेंसेस से बना हुआ है। दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जैसे रेनी सीजन है वो आपका डिकम्पोजिशन के लिए सूटेबल कंडीशंस होती है। वहीं पर समर सीजन है, डिकम्पोजिशन ईजी नहीं होता है क्योंकि मॉइस्चर वगैरह नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर मॉइस्ट इन्वायरमेंट है और हाई टेम्परेचर है, ठंडी के जैसा भी नहीं होना चाहिए लो टेम्परेचर, तो भी आपका डिकम्पोजिशन कम होता है। अब इसमें हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे फूड चेन और फूड वेब दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप 10th में इसको कई बार पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। फूड चेन कहते हैं किसी इकोसिस्टम में जब एनर्जी का फ्लो इन चेन होता है, इन सीरीज होता है, तो उसको हम फूड चेन में लेते हैं। और फूड वेब जब एनर्जी का फ्लो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में होने लगता है किसी इकोसिस्टम में, यानी उसकी जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेबल होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इनका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है। सेकेंडरी प्राइमरी बन जाता है, प्राइमरी टर्शियरी बन जाता है। इस तरह से जब फ्लैक्चुएशन क्रिएट होता है तो आपका फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। तो ये फूड चेन और फूड वेब दोनों के डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल दे करके किसी इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब के बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ फूड चेन के टाइप्स दिए गए हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, डिट्राइटस फूड चेन और सैप्रोफाइट्स के बारे में दिया गया है, जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे। कहते हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं इकोसिस्टम में डिफरेंट लेबल्स का, उन्हीं को हम नाम देते हैं ट्रॉफिक लेबल। यानी हर एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का एक लेबल होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स का एक होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर टर्शियरी का होगा या टॉप कार्निवोर्स का होगा। ये आपके ट्रॉफिक लेबल्स के नाम से जाने जाते हैं, इनको हम ट्रॉफिक लेबल में काउंट करेंगे। इसी में एक टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप की बात जब हम कहते हैं तो कहते हैं जो भी हर एक टॉपिक ट्रॉफिक लेवल पे सर्टेन मास जो होता है लिविंग मटेरियल का पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट रहता है, और जो सर्टेन मास लिविंग मटेरियल का पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट होता है वही उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है उस टाइम पे। कहते हैं कि इसको एक तरह से हम कहें कि बायोमास मेजर करने का एक तरीका है स्टैंडिंग क्रॉप। इसको हम डिफरेंट नंबर के हिसाब से या बायोमास के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। ये फूड वेब के आपके एग्जांपल दिए गए हैं, इनको ऑब्जर्व करिए। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, 10% लॉ, ये दोनों सेम हैं और दोनों को अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आंसर आपको सेम। तो जब हम कभी भी किसी इकोसिस्टम में ऑब्जर्व करेंगे तो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो सन से होकर के धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स और कंज्यूमर से डिकम्पोजिशन तक आता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एनर्जी फ्लो में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सन से आने वाली जो रेज होती हैं, जो एनर्जी होती है, उसका केवल 1% हमारे प्रोड्यूसर के द्वारा टैप किया जाता है ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस 1% सन एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को प्रोड्यूसर्स केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो केमिकल एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होती है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स में। लेकिन जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और कंज्यूमर्स में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो केवल 10%, यानी टोटल जो एनर्जी फॉर्म किया गया, स्टोर किया गया प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसका 10% ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स को। फिर उसका 10% यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जो पहुंचा उसका 10% सेकेंडरी को, और जो सेकेंडरी के पास 10% पहुंचा उसका 10% टर्शियरी को। इस तरह से आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको हम 10% लॉ भी कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं कि जब किसी भी इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। इस इकोलॉजिकल पिरामिड में जो हम
स्टडी करते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड्स को जनरली स्टडी करते हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ मास या बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ नंबर। जिसमें जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पिरामिड होते हैं 2 तरीके से फॉर्म होते हैं, इन्वर्टेड और अपवर्ड। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं ये बायोमास और नंबर के ही हो सकते हैं किसी इकोसिस्टम में, जबकि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपवर्ड होता है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। क्योंकि अभी आपने 10% लॉ स्टडी किया, तो किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी होगी वो जब ट्रांसफ़र होगी तो प्राइमरी से सेकेंडरी में हमेशा रिड्यूस होकर के ही ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से आपका अपवर्ड डायरेक्शन का पिरामिड हमेशा फॉर्म होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत ही सिंपल वे में समझिए कि जब कहीं पर भी न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है या एक्युमुलेशन होता है न्यू स्पीसीज़ का किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम नाम दे देते हैं सक्सेशन का। बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर कहीं डेजर्ट है तो डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो वहाँ पर कुछ भी एक तरह से नहीं है, कोई इकोसिस्टम नहीं बन रहा है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस बारिश के थ्रू वहाँ पानी का डिपोजिशन हो गया, कोई पॉन्ड्स जैसा स्पेस बन गया, तो धीरे धीरे वहाँ पे एल्गी से फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब फिर धीरे धीरे एक्वेटिक एनिमल्स और फिर उससे सबमर्ज्ड और ऑफशोर्स प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो ये आपका सक्सेशन का पार्ट होता है, सक्सेशन कहलाता है। आगे हम लोग इसमें डिटेल्स में थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, या हाइड्रार्च क्या है, एग्जार्च सक्सेशन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉइनियर्स स्पीसीज़ के बारे में जनरली पूछा जाता है कि पॉइनियर स्पीसीज़ एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे जब हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी सक्सेशन वो है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था, कई सालों से या 100 सालों से, मोर देन 100 ईयर से भी वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर न्यू स्पीसीज, न्यू इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, वो हमारा प्राइमरी सक्सेशन में आता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर डेवलप होने स्टार्ट हो गए। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, कहते हैं वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टेड लोग थे, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन्स वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट कर गए, डिसअपियर हो गए, वहाँ से माइग्रेट कर गए। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद वहाँ से फिर से वहाँ पे लोग एक्युमुलेट होने लगे, तो वो आपका सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। जैसे आपका पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम है, चल रहा है, रन कर रहा है, लेकिन 1-2 साल बारिश न होने की वजह से तालाब आपका सूख गया, पॉन्ड में वाटर अवेलेबल नहीं रहा, तो इकोसिस्टम भ्रष्ट कर गया। लेकिन फिर से 2 साल बाद बारिश हुई, पॉन्ड में पानी आया, तो फिर से वो स्पीसीज वहाँ पे डेवलप करेंगे, ये आपका सेकेंडरी में आता है। ऐसे ही आपका हाइड्रार्च और एग्जार्च कंडीशंस है। हाइड्रार्च के बारे में कहेंगे, इट इज जनरली टेक्स प्लेस इन वाटर एरियाज। हाइड्रा से रिलेटेड है ही, वाटर से रिलेटेड, तो ये वाटर एरियाज़ में सक्सेशन जब प्रोग्रेस करता है तो उसको हम हाइड्रार्च सक्सेशन कहते हैं। और एग्जार्च सक्सेशन जब ड्राई कंडीशंस में, डेजर्ट में, एक्जोरोफिटिक कंडीशंस में आपका सक्सेशन डेवलप करता है तो आपका एग्जार्च कहलाता है। पॉइनियर स्पीसीज कहते हैं ऐसी स्पीसीज जो बहुत ही बेयर एरियाज़ में डेवलप करते हैं, इन्वेड होते हैं, तो उनको हम पॉइनियर स्पीसीज कहते हैं। पॉइनियर स्पीसीज जैसे एक चट्टान पे, एक माउंटेन पे आपका जब इकोसिस्टम डेवलप होता है तो वहाँ की जो पॉइनियर स्पीसीज होती है वो लाइकेंस होती है। ऐसे ही जब एक पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम डेवलप करता है तो वहाँ की जो पॉइनियर स्पीसीज होती है वो फाइटोप्लैंक्टन्स होती है। तो ये पॉइनियर स्पीसीज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में, इसको आप आराम से ऑब्जर्व करिएगा। आगे आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो साइक्लिंग, न्यूट्रिशन की जो साइक्लिंग होती है वो जनरली 2 तरीके से होती है। एक हम गैसियस साइकिल स्टडी करते हैं और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल स्टडी करते हैं। गैसियस साइकिल में हमारा कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है,
जो यहाँ पे स्टडी करना है। और सेडिमेंट्री साइकिल में फास्फोरस है, सल्फ़र है। इन साइकिल्स को आप स्टडी करेंगे, 10th में भी किए हैं, यहाँ पर दिया गया है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसको आप देखेंगे और इनके बारे में आप अपने विचारों को, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ इसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत अच्छे से, अगर पीपीटी से भी आप नोट्स बना ले तो चैप्टर आपका एकदम कवर्ड हो जाएगा। लेकिन साथ में हम पीडीएफ भी दे रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व करिए और नोट्स बनाइए और 2 दिनों के बाद फिर इसके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आंसर हम शेयर करेंगे, उसको आप नोट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।